काम था, क्यों नहीं आया? क्या पढ़ लिया था? होमवर्क दिया था कुछ? लाओ चलो होमवर्क डिस्कस करेंगे। स्लाइड के पहले प्रारंभ और पीवाई क्यों नहीं किए ना तूने? मुंह मत बनाए। अच्छा मुंह ही ऐसा है। आपसे तो अच्छा है, ऐसे ही बोल रहे हो ना, सब सुनाई देता है, बहुत तेज कान है मेरे। ठीक है, वहम रखने में क्या ही जा रहा है अपना। सही बोल रहा हूँ ना? वुल्वरीन। प्रारंभ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, थर्ड वाला, पेज नंबर 213। कल क्लास है 9 बजे से, मिल गया मैसेज? 9 से 1:30 बजे तक 2 क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की, बीच में आधे घंटे का ब्रेक है। एक झापट मारूंगा ना, 9 से 1:30, 2 घंटे होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये चल रहा है क्या? आवाज कम आ रही ना? 4, 3 हो गया। 3 में दिया है, फिगर शोज अ स्मॉल व्हील फिक्स्ड कोएक्सियली ऑन अ बिगर वन ऑफ डबल द रेडियस। अंदर वाले की रेडियस आ रहे तो बाहर वाले की रेडियस 2 आ रहे। The string supporting A and B do not slip on the wheel if x and y be the distance traveled by A and B in the same time interval then। तो मैंने आपको बताया था रिजिड बॉडी के बारे में कंसेप्ट, क्या बताया था? रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स का, रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स का एंगुलर वेलोसिटी कैसा होगा? रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स का एंगुलर वेलोसिटी कैसा होगा? सेम होगा। अरे होगा। आपके पास एक छोटा व्हील है और उसके ऊपर माउंटेड एक बड़ा व्हील है, ठीक है? आप कहोगे छोटे वाले व्हील का भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बड़े वाले व्हील का भी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगुलर पैरामीटर रोटेशन में कैसे होते हैं? तो ये वाले पॉइंट की स्पीड इधर होगी, कितनी होगी? v1। और ये वाले पॉइंट की स्पीड नीचे होगी, कितनी होगी? अगर v1 को मैं r ओमेगा लिखूंगा तो v2 को 2r ओमेगा लिखना पड़ेगा। अरे आ रहा है समझ? क्योंकि दोनों पॉइंट की वेलोसिटी कैसी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? सेम। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? v इक्वल टू आर ओमेगा। अरे यस और नो? तो इसकी स्पीड डबल है और इसकी स्पीड, इसकी v है तो इसकी कितनी है? 2v। तो ये x चलेगा तो कितना चलेगा? 2x। अरे यस और नो? अरे यस और नो? तो उसने कहा इफ x एंड y बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a एंड b इन द सेम टाइम इंटरवल, a ने कितनी डिस्टेंस चली? x। और b ने कितनी डिस्टेंस चली? y। ठीक है, तो आपको पता है y इज व्हाट? 2 टाइम्स x। y इज व्हाट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल आर रिस्पेक्टिवली इट विल बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन का रिलेशन पता है ना आप लोगों को? a इक्वल टू आर अल्फा। आर पूछा है आपको, a और अल्फा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 कौन सा? अ बॉडी इज इन प्योर रोटेशन। बॉडी किस तरीके का मोशन कर रही है? द लीनियर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पार्ट of the particle from the axis and the angular velocity omega of the body are related are v equal to r omega, then how you can say omega will change? तो omega will remain constant। ये बॉडी है ना? ये r डिस्टेंस पे, ये कितने डिस्टेंस पे? 2r। यस और नो? क्या ओमेगा दोनों पॉइंट के लिए अलग है? क्या ओमेगा दोनों पॉइंट के लिए अलग है? एंगुलर वेलोसिटी किसी भी रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स के लिए कैसी होती है? सेम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। बोला था चिल्ला चिल्ला के। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी।
क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 11, 12 डाउट है, कुछ लोगों का आया डाउट है ना। The moment of inertia of a thin uniform circular disk about one of the diameters is I. Its moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through its center 2I. Yes or no? ये सर्कल है, अगर ये वाले डायमीटर के अबाउट कितना है I, तो ये वाले डायमीटर के अबाउट भी कितना आएगा I, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 13, the moment of inertia of uniform semicircular wire। चलो ये आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाई दो, लिख लो हेडिंग, MI of MI, एक नोट लिख लो, नोट लिखोगे, नोट MI ऑफ, अरे हाँ निकाल लो, नोटबुक निकाल लो, कोई बात नहीं। आप मॉड्यूल मत बंद कर देना, वापस डिस्कस करेंगे, नहीं फिर वापस इतने टाइम मॉड्यूल निकालने में लगाओगे। MI ऑफ MI मतलब मोमेंट ऑफ, MI ऑफ a portion of a regular body, MI of a portion of a regular body is given by same formula MI of a portion of a regular body is given by same formula about same axis of rotation, about same axis of rotation। एग्जाम्पल देखो, मान लो आपको एक कंप्लीट स्फीयर दिया होता, कैसा स्फीयर दिया होता, कंप्लीट स्फीयर, ठीक है, और इसका मास में m ना लेके कितना ले लूं, 2m, कितना मास ले लूं, 2m, तो लेफ्ट वाले पोर्शन का मास कितना m, राइट वाले पोर्शन का मास कितना, और ये दोनों के दोनों पोर्शन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे, यस और नो। क्या आप कह सकते हो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट वाले का होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस और नो, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन में टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन और राइट पोर्शन में टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम। तो अगर ये मैं पूरा ना लेके कितना लेता, आधा, पूरा ना लेके कितना सेमी सर्कल लूं, अरे पूरा सेमी सर्कल ना लेके कितना सेमी सर्कल ले लूं, आधा सेमी सर्कल ले लूं, कितना सेमी सर्कल ले लूं, अगर पूरे की जगह में, क्या हो गया ये, अगर पूरे की जगह में कितना सेमी सर्कल ले लूं, आधा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो आप कहोगे सर जिस तरीके से स्फीयर रोटेट कर रहा था उसी तरीके से क्या रोटेट कर रहा है, हेमिस्फीयर। स्फीयर में भी मास कहां से कहां तक था, सेंटर से r डिस्टेंस तक, और इसमें भी मास कहां से कहां तक है, सेंटर से, और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है आपका, सेम। तो स्फीयर के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखते थे, स्फीयर के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखते थे, अगर ये सॉलिड है तो ये क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, कितना लिखते थे, 2/5 mr²। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आएगा, 2/5 mr²। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। इसको ऐसे समझो, मान लो आपके पास एक सर्कुलर डिस्क थी, क्या थी आपके पास, एक सर्कुलर डिस्क। इस सर्कुलर डिस्क में मैं बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स बना सकता हूं बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स। देखो कैसे बनाता हूं, ठीक है। इसके अगर मैं किसी एक सेक्टर की बात करूं, लेटेस्ट से मैं सिर्फ ये वाले सेक्टर की बात कर रहा हूं, पूरी डिस्क नहीं दी है, सिर्फ इतना सेक्टर दिया है। अगर पूरी डिस्क दी है
तो m मास कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके, और अगर पूरी डिस्क ना दे, पूरी डिस्क ना दे और सिर्फ इतना, सॉरी, पूरी डिस्क ना दे आपको और सिर्फ इतना सा सेक्टर दे दे, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? वही जो किसका आ रहा है, डिस्क का। क्यों? डिस्क को रोटेट करो तो भी मास कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? 0 से r तक। और इसको रोटेट करो तो भी मोमेंट ऑफ, तो भी मास कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? 0 से r तक। समझ में आया? लेकिन वहां पे किसका मास ले रहे थे? डिस्क का। और यहां पे किसका मास लेंगे? इस सेक्टर का। मान लो ऐसा था कि बहुत सारे पोर्शन थे, इसका भी मास m, 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 और इसका भी मास m। और मैंने एक एक्सिस ले ली जो कहां से किधर जा रही है? किधर है एक्सिस? यहां से बाहर, यहां से। तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, तो आप लिखोगे m की जगह कितने मास लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लिखोगे? 8m r स्क्वायर बाई। लेकिन अगर पूरी डिस्क ना लेके, अगर मैं सिर्फ एक सेक्टर की बात करता, किसकी बात करता? ये पीले वाले को क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिस्क में है, उसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किस में है? सेक्टर में। तो डिस्क का फॉर्मूला और सेक्टर का फॉर्मूला कैसा रहेगा? सेम। डिस्क का फॉर्मूला और सेक्टर का फॉर्मूला कैसा रहेगा? बस इतना है कि डिस्क के लिए कितने मास यूज किए थे मैंने? 8। सेक्टर के लिए कितना मास यूज करूंगा? सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्टर? समझ में आया? अरे समझ में आया? यहां पे अगर मैं पूरा स्फीयर लेता, क्या लेता अगर मैं, तो लेफ्ट में भी मास कितना? m, और राइट में भी मास कितना? m। तो इसी एक्सिस के अबाउट कंप्लीट स्फीयर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता तो कितना लिखता मैं? 2/5, मास की जगह कितना? 2m r स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका चाहिए? हेमिस्फीयर का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है, तो फॉर्मूला कैसा रहेगा? सेम। बस मास 2m की जगह कितना ले लूंगा मैं? अरे आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अरे यस और नो? तो अगर आपको कोई भी एक रेगुलर बॉडी का क्या दे दिया है? पोर्शन। पूरी की पूरी रेगुलर बॉडी नहीं दी, पूरी की पूरी रेगुलर बॉडी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही फॉर्मूला यूज करोगे जो किसके लिए यूज कर रहे थे? रेगुलर बॉडी के लिए। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है? तो ये जो पूरी डिस्क है, इसके लिए एक्सिस कहां से जा रही है? बाहर। तो अगर आप ये छोटा सा सेक्टर भी लोगे, अगर आप ये, अरे क्या हो रहा है, अगर आप ये छोटा सा पूरी डिस्क ना लेके क्या ले लोगे? अगर ये छोटा सा सेक्टर पूरी डिस्क ना लेके क्या ले लोगे? ये छोटा सा। तो पूरी डिस्क की जगह अगर आप ये छोटा सा सेक्टर ले लोगे, तो इसके लिए भी एक्सिस कहां लेनी पड़ेगी? यहां से बाहर आती हुई। क्योंकि जो एक्सिस इस डिस्क के लिए यूज की है, वही एक्सिस किसके लिए यूज करेंगे? इस सेक्टर के लिए। आया समझ में? हेमिस्फीयर के लिए डायमीटर यूज किया था, सॉरी कंप्लीट स्फीयर के लिए क्या यूज किया था? डायमीटर। तो हेमिस्फीयर के लिए डायमीटर नहीं लेंगे, हेमिस्फीयर के लिए क्या आएगी? ये वाली लाइन। अरे आया समझ में? क्योंकि आप कहोगे एक तरीके से इसको ही तो काट दिया अपन ने, तो पूरा था तो मास कितना लिया था मैंने? 2m। आधा पोर्शन लूंगा तो मास कितना आएगा? m। मैं चाहूं तो इसको आधा और काट दूं। अरे आया समझ? तो मास कितना ले लूंगा? m/2। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? अरे समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप किसी एक रेगुलर बॉडी का क्या ले लोगे? एक छोटा सा पोर्शन, तो जो रेगुलर बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज किया था, वही फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे? पोर्शन के लिए। वही फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे? अब आपका वो जो क्वेश्चन था उसमें क्या दी थी आपको? एक सेमी सर्कुलर रिंग, और उसको ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं? रोटेट। वायर का मास कितना है? m, और रेडियस कितनी है? r। तो बताओ क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जो रिंग के लिए यूज करते थे वही सेमी सर्कुलर रिंग के लिए यूज करेंगे, क्योंकि एक्सिस तो कैसी है? सेम। यस और नो? तो रिंग का फॉर्मूला क्या होता था? mr स्क्वायर। यहां पे मास कितना है? m, और रेडियस कितनी है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? ठीक है? जो आपने नोट लिखा था उसके नीचे तीनों एग्जांपल छाप लो।
एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गई बेटा तो फिर सेम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। पहले हम जिस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं उसके अबाउट निकालेंगे। सपोज आपको यहां से नहीं एक्सिस यहां से पास करवा दी, तो पहले इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके अबाउट जाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके, ठीक है, या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके, ठीक है। लेकिन हम उसी एक्सिस के अबाउट निकाल पाएंगे पोर्शन का जिसके अबाउट कंप्लीट बॉडी का हमें पता है। हो गया? चलो अब कौन से क्वेश्चन की बात थी? हो गया ना 13वां, 14, 15। अरे बेटा 14th में इंटीग्रेशन कर लो। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था रॉड का, वो किस तरीके की रॉड थी? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अरे किस तरीके की रॉड थी? यहां पे रॉड का जो मास है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज। लिखा है द डेंसिटी ऑफ रॉड इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम ए टू बी, इट्स मिड पॉइंट इज ओ एंड इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट सी। एक रॉड है, अच्छा ये कंसेप्ट है, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये एक रॉड है, इसका मिड पॉइंट यहां है, क्या है? ओ, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ये क्या है? सी, ठीक है। इट्स मिड पॉइंट इज ओ एंड इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट सी। 4 एक्सेस पासिंग थ्रू ए बी ओ सी। एक एक्सिस कहां से पास होती है? ए से। एक एक्सिस कहां से पास होती है? बी से। एक एक्सिस कहां से पास होती है? ओ से। और एक एक्सिस कहां से पास होती है? सी से। और ये सी क्या है आपका? सी क्या है? सेंटर ऑफ मास। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दीज एक्सिस आर आई ए, आई बी, आई ओ एंड आई सी। देखो एक बार क्या किया, इस रॉड को ए के अबाउट रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? आई है। फिर एक बार इस रॉड को किसके अबाउट रोटेट किया? ओ के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? आई ओ। एक बार इस रॉड को किसके अबाउट रोटेट किया? सी के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? आई सी। और एक बार किसके अबाउट रोटेट किया? बी के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? आई बी। आप मुझे ये बताओ किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम आएगा? किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम आएगा? देखो ये सारी पैरेलल एक्सिस है, ये सारी एक्सिस कैसी है? तो अगर ए के अबाउट निकालना है तो उसमें भी आई सी प्लस एम डी स्क्वायर करना पड़ेगा। ओ के अबाउट निकालना है तो उसमें भी आई सी प्लस एम डी स्क्वायर करना पड़ेगा। बी के अबाउट निकालोगे तो भी क्या करोगे? आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। मतलब कि सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किस पॉइंट के अबाउट आता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सबसे कम किसके अबाउट आता है? तो इस केस में भी सबसे कम किसके अबाउट आएगा? सेंटर ऑफ मास। फिर उसके बाद जो उसके पास में एक्सिस है, तो उसके बाद पास में कौन सी है? ओ।
फिर थोड़ी दूर कौन सी है, बी, और सबसे ज्यादा दूर कौन सी है, आ रहा है समझ क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर केस में कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी इज मिनिमम। सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा आपका, क्यों होगा मिनिमम, क्योंकि वो कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, और किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट मिनिमम आता है, जो कहां से पास हो, सेंटर ऑफ मास से। बाकी सारी एक्सिस उसके पैरेलल है, तो इसके अलावा किसी और एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो अपने को डेफिनेटली आईसी प्लस एमडी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बाकी सारी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। तो सबसे कम हमेशा किसके अबाउट होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, नहीं कह सकते हम, हमें ए और बी की लोकेशन दी थी क्या, हमें ए और बी की लोकेशन दी है क्या, अच्छा ए से बी तक बढ़ रहा है, मास ए से बी तक क्या कर रहा है, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास इस तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बी से कैसी होगी, कम, और ए से कैसी होगी, तो ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के कंपैरिजन में कैसा आएगा, ज्यादा। तो ऑप्शन 1 इज व्हाट, करेक्ट। ऑप्शन 2 कैसा हो गया, रॉन्ग। ऑप्शन 3 भी कैसा हो गया, रॉन्ग। और ऑप्शन 4 भी कैसा हो गया, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, सच बताओ, 18 है, 19, 19। The moment of inertia of square lamina about the perpendicular axis through its center of mass is 20। बताया था कल क्लास में, स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता था, एम ए स्क्वायर बाई 6, यस और नो। रेक्टेंगुलर था तो एम एल स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12, लेकिन स्क्वायर है तो एल और बी दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर, तो कितना आएगा, एम ए स्क्वायर बाई 6, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 20। ठीक है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टचिंग इट्स साइड एंड इज इन द प्लेन, कौन सी एक्सिस के अबाउट पूछ लिया, ये वाली एक्सिस के अबाउट। अगर इसके अबाउट रोटेट करूंगा तो कितना आएगा, तो आपको पता है कि अगर इसके अबाउट कितना है 20, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा 40, यस और नो, अरे यस और नो, समझ में आया। क्योंकि इन द प्लेन आप दो एक्सेस बनाओगे, इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, अरे इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। ये कितना है 20, तो ये दोनों कितने होंगे 10 और 10, 40 नहीं, ये दोनों कितने होंगे 10 और, तभी मिलके क्या बनाएंगे 20। तो आप कहोगे सर इसका पता था तो मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट पता चल गया, कितना आ गया ये वाली एक्सिस के अबाउट, जल्दी से बता दो कितना आएगा ये वाली एक्सिस के अबाउट 10, लेकिन मुझे तो ये वाली एक्सिस का अबाउट पूछा है, जो कि कहां से पास हो रही, इसकी किसी एक साइड से, कहां से पास हो रही, इसकी किसी एक, तो यहां से यहां तक क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहां से यहां तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये वाली डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस कितनी है, तो आपको जो पूछा है आई इज इक्वल टू लिखोगे आई सी प्लस एमडी स्क्वायर, तो आई की वैल्यू निकालनी है, आईसी की वैल्यू कितनी है 10, और एमडी स्क्वायर की बात करेंगे तो मास कितना है ए, डिस्टेंस कितनी है a बाई 2, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई, और यहां से एम ए स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 120, यहां से एम ए स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आंसर इज 10 प्लस एम ए स्क्वायर की जगह 120 अपॉन 4, 120 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 30, और 30 और 10 कितना हो जाएगा, ठीक है, अरे ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी। नहीं समझ में क्या किया भाई, मुझे ये एक्सिस के अबाउट दिया था और ये वाली एक्सिस के अबाउट पूछा था, तो पहले ये वाली एक्सिस से ये वाली एक्सिस पे गया यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और फिर ये वाली एक्सिस से ये वाली एक्सिस पे गया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थोड़े और क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। कितने लोगों से ये हो गया था, गुड, मतलब अच्छा पढ़ाता हूं मैं। हाँ वैसे भी आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये भाई बोल रहा है कि सर इससे अच्छा तो इसको ऐसा स्क्वायर मान लो ना, क्या मान लो ऐसा, सो दिस इज अ रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स एंड, इट इज अ रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आना चाहिए था, ए की जगह कितना, एल की जगह कितना देख रखा है ए, कितना आना चाहिए था एम ए स्क्वायर बाई 3, कितना आना चाहिए था, मुझे पता है एम ए स्क्वायर बाई 6 कितना है 20, तो एम ए स्क्वायर कितना हो गया 120, तो एम ए स्क्वायर बाई 3 कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा? ये भी तरीका सही है। अरे ठीक है, और इसमें क्या यूज किया मैंने? पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों तरीके सही है। आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, डाउट है? रिंग दी हुई है आपको 3, ईच ऑफ मास P एंड रेडियस Q, सभी का मास कितना है? P है, और सभी की रेडियस कितनी है? Q। आर अरेंज एज शोन इन फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट। क्या दिक्कत है? आंसर नहीं आ रहा। देखो, ओए बातें क्यों हो रही भाई? कहां दिक्कत है? जमरे आए जमरे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा? mr²। रिंग का डायमीटर है, रिंग का क्या है? सेंट्रल एक्सिस के अबाउट होता है mr², डायमीटर के अबाउट कितना आएगा? mr²/2। अरे ठीक है, 4 कौन बोल रहा है? mr²/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, इसका कितना लिख दिया भाई? I1। कितना लिख दिया? mr²/2। फिर उसके बाद एक ये वाली रिंग है, अरे ये वाली रिंग है ना, तो ये वाली रिंग की ये एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? mr²/2। और फिर यहां से यहां शिफ्ट होना पड़ेगा, तो प्लस mr², प्लस, तो mr²/2 प्लस mr², mr²/2 प्लस mr², 3mr², 3mr²/2। ये बाजू वाले का भी 3mr², सो 3/2 प्लस 3/2, 3 प्लस हाफ, 7/2 mr²। m की जगह p रख देना और r की जगह कितना रख देना? q रख देना। अरे ठीक है, 7/2 pq²। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, डाउट है? बाकी हो रहे हैं ना? बढ़िया है, काफी अच्छा है। 4 particles each of mass m are placed at the corners of a square of side L. The radius of gyration of the system about an axis passing perpendicular to the square है। किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है? देखो, ये एक स्क्वायर है, क्या है ये? लग रहा है ना स्क्वायर जैसा? यस और नो? इसके चारों कॉर्नर पर एक एक मास है, यहां पे एक मास है, यहां पे भी एक मास है, यहां पे भी एक मास है, और यहां पे भी एक मास है। कितना मास है यहाँ पे? m। यहां पे कितना मास है? यहां पे कितना मास है? m। यहां पे कितना मास है? और इसको सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा हूं? रोटेट। तो अगर स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई बेटा आपको? स्क्वायर की साइड दी है क्या? तो ये कितना आएगा आपका? l/2। ये भी कितना आएगा? अरे आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? l/√2। ये कितना आ जाएगा? तो सारे मासेस कितनी रेडियस में मूव कर रहे हैं? सारे मासेस कितनी रेडियस में मूव कर रहे हैं? तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा तो 4 मासेस का लिखूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो 4 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी वन मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी वन, और किसी भी एक मास का कितना आएगा? तो m मास कितनी रेडियस में रोटेट कर रहा है? l/√2। उसका क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ml²/, तो कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? और अगर आपको रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसके बराबर लिख देते हैं? mk²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा आपका? 2ml²। अब आपने यहां पे गलती क्या होगी? यहां पे m रख लिया होगा। यहां पे होता है सिस्टम का मास, सिस्टम का मास m है क्या? सिस्टम का मास कितना है? 4m इंटू k²। अरे आया समझ में? क्या गलती हो गई भाई? यस और नो? k इज इक्वल टू l बाई, आया समझ? आया समझ? क्वेश्चन नंबर 24, 25, 20। mi of a thin rod of length L about the perpendicular axis through its center is I. mi of the square structure made by the 4 such rod about a क्लास में नहीं किया था क्या? क्लास में तो किया है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, और भी है क्या? 26 हो गया, चलो गुड। इसकी क्या PIQ भी दी थी? हुए कुछ डिफिकल्ट है, एडवांस के क्वेश्चन है, तो सावित्री मैडम ने नहीं बढ़ाया। चलो बताओ कौन सा पहला वाला? रोटेशन का क्वेश्चन, मतलब ये अपन ने पढ़ा नहीं उससे रिलेटेड है। दूसरा भी जो पढ़ा नहीं उससे रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है दूसरे में, आज पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। तीसरा वाला हो गया होगा, है ना? चौथा वाला, पांचवा वाला नहीं हुआ। हाँ मिक्स्ड क्वेश्चन है यार ये लोग, है ना, छोड़ देते अब इनको। ये एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ा है क्या एंगुलर मोमेंटम? ठीक है, 7th 6th हो गया होगा, है ना, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। 6th बता दूं, अब भी जस्ट ये किया था, ऐसा ही तो होगा। बस मास, रिंग की जगह क्या दे दिया है? डिस्क। अरे रिंग की जगह कितना क्या दे दिया है आपको? डिस्क दे दिया है ना? तो ये वाली डिस्क का कितना? ये वाली डिस्क का mr²/4। अरे यस और नो? और AC कितनी डिस्क है? 2। AC कितनी डिस्क है? तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। ये वाली डिस्क का ये वाली एक्सिस के अबाउट mr²/4, लेकिन ये वाली एक्सिस के अबाउट प्लस mr², कितना आ जाएगा? 5/4। और AC भी कितनी डिस्क है? यस और नो? अब दिस प्लस दिस, तो ये कितना आ गया? 5/2। ये कितना आ गया? 1/2। 5/2 प्लस 1/2 6/2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3 mr²। मासेस अलग अलग दिए क्या? क्या? माइनस क्यों करेगा? अरे तो जबरदस्ती माइनस कर देगा क्या? जबरदस्ती थोड़ी माइनस कर देगा बेटा। 4 आइडेंटिकल डिस्क ऑफ मास m एंड डायमीटर a, डायमीटर a देके रखा है। अपन ने क्या लिखी है? रेडियस। अपन ने क्या लिखी है? ठीक है, तो रेडियस लिखी, तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? 3 mr²। यस और नो? अब रेडियस की जगह क्या रख दोगे? a/2, कितना हो जाएगा? 3/4 mr²। गधे, जबरदस्ती माइनस कर दिया। चलो बड़े बाद में कर लें। 7th हो गया होगा, 8th हो गया होगा। 8th नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ यार? सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अपने को पता है कितना आता है? mr²/2। डिस्क है ना, सॉलिड सिलेंडर को क्या मानते हैं अपन? डिस्क। तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना? mr²/2। और फिर वहां से कितना शिफ्ट होना है? l/2, तो प्लस ml²/4। अरे यस और नो? 9th नहीं हो? 9th नहीं हुआ? Consider a badminton racket with length scales as shown in the figure. If the mass of the linear and circular portion of the badminton racket are capital M, दोनों का मास कितना देके रखा है? And the mass of the threads are negligible. थ्रेड्स का मास कैसा मानना है? The moment of inertia of the racket about an axis perpendicular to the handle and in the plane of the ring. रिंग के कैसा रखना है? प्लेन में। देखो ये एक रॉड हो गई आपकी, हो गई रॉड, और इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जल्दी से बता दो। ml²/, तो इसका भी मास कितना लेना है आपको? m। लेंथ कितनी दी है बेटा? लेंथ कितनी दी है रैकेट की? हैंडल की लेंथ 6r, 6r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अरे ठीक है, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? सिर्फ और सिर्फ हैंडल का, रॉड वाले का। किसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रॉड का। कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दो।
12 mr²। अब मान लो रैकेट नहीं है और सिर्फ क्या है आपका, मतलब हैंडल नहीं है, सिर्फ क्या है, सर्कुलर पोर्शन, सिर्फ क्या है, तो सर्कुलर पोर्शन को क्या लेंगे आप, रिंग लेंगे, क्योंकि अंदर का जो मास है उसे तो नेग्लेक्ट करने के लिए बोल दिया। क्या लेंगे अपन इसे, रिंग। और रिंग में कौन सी एक्सिस के अबाउट पूछा है, ये वाली। तो हमें पता है ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना आता है, mr²। ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना आता है, इसके अबाउट कितना आएगा, mr²/2। इसके अबाउट कितना आएगा, रेडियस कितनी दी है उसकी, रैकेट की 2r है ना। तो ये डिस्टेंस, हाँ रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी r, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 6r। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, mr²/2। ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, लेकिन मुझे तो ये वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो इस एक्सिस के अबाउट जो सर्कुलर पोर्शन है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है तो ये वाली एक्सिस का पहले लिख लेंगे, कितना है भाई, mr²/2 प्लस md² प्लस, तो m की जगह m और डिस्टेंस कितनी है 6r प्लस r, कितना हो गया, उसका स्क्वायर कर दो और फिर इन दोनों को क्या कर दो, ऐड। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 24/2 प्लस 1, कितना हो गया 25/2। अरे ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 98/2, तो 25 प्लस 98 123, 120/2 mr²। वही दिया है आंसर, नहीं दिया है आंसर, नहीं है तेरे पास मॉड्यूल, क्यों, टू दिया है, एक मिनट देखने दो फिर से, कुछ गलती की क्या अपन ने, क्या, अब मुझे देखने दो, मुझे डायग्राम देखने दो पहले एक बार। तो अभी तो मैंने आपके कहने पे वैल्यूज रख ली थी। अच्छा वहां पे नहीं पूछा है कितनी डिस्टेंस पर है, एक्सिस यहां है भाई, एक्सिस यहां है, एक्सिस, तो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से निकालने पड़ेंगे अपने को, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, रॉड के लिए सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना, रॉड के लिए सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना, ml²/12, ml², लेकिन यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, सेंटर से 3r - r/2, 3r माइनस, यही होगा ना, तो 3r - r/2 कितना आएगा बेटा, 5/2r। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रॉड, m, l की जगह 6r का होल स्क्वायर अपॉन 12, ml²/12 प्लस m और d की जगह 5/2r का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे दिया जाएगा 3mr², 36/12, कितना आ जाएगा 3, कितना जाएगा 3, और ये कितना आएगा 25/4, 3 को लिख सकते हैं 12/4, yes or no, so 12/4 प्लस 25/4, 37/4 m। फिर किसके लिए लिखेंगे अपन, सर्कुलर पोर्शन के लिए। अरे हो जाएगा, समझ में आया। तो सर्कुलर पोर्शन का अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट प्लस यहां से डिस्टेंस देखो, तो ये टोटल थी 7r, उसमें से r/2 माइनस हो गया 13r/2, कितना आएगा m 13r/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, 13 का स्क्वायर 169/4 प्लस 2/4 171 mr²/4, और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो 7 और 1 8, और 13 और 7 20 अपॉन 4 mr², 5 2 mr²। देखो आपको दो पोर्शन दिए थे अलग अलग, एक एक पोर्शन की बात करते हैं ना। तो पहले आपको ये रॉड के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, तो रॉड के लिए ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, ml²/12, कितना आएगा, उसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, m, l की वैल्यू कितनी है 6r का स्क्वायर अपॉन 12। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट निकल गया,
और अब ये वाली एक्सिस का अबाउट निकालना है, ये एक्सिस यहां से कितनी डिस्टेंस पर है 5r/2, तो प्लस md²। तो रॉड का मिल गया ये वाली एक्सिस के अबाउट। अब रॉड को भूल गए, अब रॉड को फिर किसका निकाला, रिंग का। किसका निकाला, तो रिंग का ये वाली एक्सिस के अबाउट आता है mr²/2, और फिर यहां से इसको शिफ्ट कर देंगे कितना 13r/2। कितना शिफ्ट करेंगे, तो mr²/2 प्लस m 13r/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। चलो बाद में डिस्कस करते हैं बच्चे कुछ, है ना। बढ़े आगे, स्लाइड के क्वेश्चन देख ले। चलो ये हो गया, बहुत आसान आसान थे स्लाइड में तो क्वेश्चन, कि डिफिकल्ट थे भाई, आसान थे। ये हो गया, हो गया पक्का। कितना आंसर आया 160, कितने लोगों का आया, कितने लोगों का 160 आया, गलत है, करेक्ट इज 80। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़े नहीं। देखो लेमिना कौन से प्लेन में है, अरे लेमिना कौन से प्लेन में है, एक्स जेड। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें ये वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस कहूंगा और ये वाली एक्सिस को क्या कहूंगा, और मैं लिखूंगा आई एक्स, बातें मत करो, प्लस आई जेड इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ठीक है। आई एक्स दिया है आपको, कितना दिया है 40, आई जेड पूछा है आपको, और आई वाई कितना दिया है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई जेड, हमेशा ऐड नहीं करना है, देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी दो एक्सिस का दिया हुआ है और किसका पूछा है, ठीक है। उसने पहली लाइन में ही मेंशन किया कि आपको इन द प्लेन कौन कौन सी एक्सिस लेनी है, एक्स और जेड। तो वाई डेफिनेटली कैसी आएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ में आया क्या गलती की होगी, यही की थी ना कार्तिक, नहीं सिखाया सावित्री मैडम ने, यही नहीं, क्यों लेक्चर देख रहे थे मैडम के, ओ कम चलाया करो, फोन कम चलाया करो। ये हो गया पक्का, चलो ये श्योर। चलो ये किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई, जिन्होंने किए हैं, जिन्होंने नहीं किए भगवान उनकी आत्मा को। ये हो गया, चलो ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू। कौन है बे, कौन पूछ रहा है, अरे क्लास में लिखे है ना रिजल्ट, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना आता है डिस्क का, और डायमीटर वाली के अबाउट कितने। चलो ये हुआ, ये बता दो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर इज 40 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस। स्फीयर का डायमीटर, तो स्फीयर का डायमीटर मतलब कुछ नहीं कहा है तो कौन सा स्फीयर होगा, सॉलिड। कुछ नहीं कहा तो कौन सा स्फीयर होगा, तो इस स्फीयर की ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना दिया है आपको 40, और ये वाली एक्सिस के अबाउट आपको पूछा है। तो ये 40 किसकी वैल्यू है 2/5, यस और नो। तो यहां से आप mr² अगर कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये जाएगा 20 बार, और 20 × 5 कितना हो जाएगा 100। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट 40 है, और ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो प्लस कितना पड़ेगा mr², IC प्लस md², IC प्लस, तो mr² कितना है 100 और IC कितना है 40, तो ये वाली एक्सिस का अबाउट कितना आ जाएगा 140, ठीक है। अरे ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हुआ, करवा दिया था ना क्लास में, ये तो क्लास में करवा दिया था मैंने, 4 रॉड आइडेंट, ये हो गया। अरे हुआ कि नहीं, क्या देके रखा है आपको, रिंग, क्या देके रखा है, तो रिंग की ये वाली एक्सिस के अबाउट mr², ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना, इसके अबाउट कितना mr²/2, इसके अबाउट कितना, और फिर वहां से फर्दर कितना शिफ्ट हो गए mr², तो ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। अगला हो गया, ये वाला क्वेश्चन स्क्वायर लेमिना हो गया, अरे हो गया। ये
ये तो अभी किया था ना, बस लेंथ उसकी कितनी रख देना है, 2 है। ये वाला क्वेश्चन पूछा है 4 स्फीयर्स हैविंग मास m एंड रेडियस r। स्फीयर्स है सारे, सारे के सारे क्या है, जिनका मास कितना है m और रेडियस कितनी है r। प्लेस विद देयर सेंटर्स ऑन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग इट्स साइड्स। किसी भी एक साइड के अबाउट क्या ले ली, एक्सिस। तो इसके लिए तो सेंट्रल एक्सिस हो गई ये वाले स्फीयर के लिए, यस और नो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख दूंगा मैं, 2/5। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख देंगे अपन, 2/5 mr²। समझ में ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि इन दोनों के लिए तो कौन सी एक्सिस हो गई, सेंट्रल। ये वाले स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट 2/5 mr²। यस और नो। और फिर यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, तो प्लस कितना करना पड़ेगा, ma²। m, तो आप अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो आप लिखोगे 2 स्फीयर्स के लिए है 2/5 mr²। 2 स्फीयर्स के लिए कितना है, 2/5 mr² को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। और 2 स्फीयर्स के लिए है अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट 2/5 mr², लेकिन फिर शिफ्ट करना पड़ेगा कितना, ma²। और ऐसा भी कितने स्फीयर्स के लिए है, तो ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो 2/5 को कितनी बार किससे मल्टीप्लाई कर दे, 4 से, तो आ जाएगा 8/5 mr² प्लस 2m a²। ठीक है, अरे आया समझ, आया समझ, यस और नो, नहीं आया। अगला क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्री बेटा, वुल्वरिन क्या पता होनी चाहिए आपको। ये एक रॉड हो गई, 3 आइडेंटिकल रॉड दी थी, 3 कैसी रॉड दी थी, joined to form equilateral 3 identical rods are joined to form भावनाओं को समझोगे किसको, ये 3 आइडेंटिकल रॉड्स है, कितनी रॉड्स है, 3। तीनों कैसी है, आइडेंटिकल। तीनों कैसी हैं, मान लो तीनों कैसी हैं, तो इसकी लेंथ भी l, इसकी लेंथ भी l, इसकी लेंथ भी, इसका मास भी m, इसका मास भी m और इसका मास भी। अब पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड के पैरेलल एंड पासिंग थ्रू अपोजिट वर्टेक्स। तो ये वाली साइड के पैरेलल, नीचे वाली साइड के, एंड पासिंग थ्रू अपोजिट वर्टेक्स, इसके अबाउट पूछा है भाई। ठीक है, इसके अबाउट पूछा है, इसके अबाउट पूछा है। अगर इसके अबाउट पूछा है तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 तरीके से देखते हैं। ये कैसे घूमेगा ये समझो, ट्राइंगल है किसी के पास कोई, कुछ भी ट्राइंगल, हाँ ये रहा ना, दे वो पेंसिल भी दे दे। देखो ये है आपका वो लेमिना है ना, और ये है वो एक्सिस, ऐसी है, और एक ऐसे रोटेट करेगी, ये ऐसे रोटेट करेगा ना भाई, अरे ऐसे रोटेट करेगा, यस और नो। तो जो सबसे नीचे वाली रॉड है, इसके सारे के सारे मासेस सेम सर्कल में मूव करेंगे, इसके सारे के सारे मासेस सेम सर्कल में। तो आप इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेना। पहला पोर्शन देखो, इसको ऐसा आगे बढ़ा दो, एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, इसको इधर बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये सारे के सारे मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पे है भाई, यस और नो। तो ये सारे के सारे सेम रेडियस में मूव करेंगे। कितनी आती है हाइट किसी भी ट्राइंगल की, L√3/2, L√3/2
और इस रेडियस में कितना मास मूव कर रहा है, m। तो अगर सिर्फ इसको रोटेट करवाऊंगा इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m और L√3/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 3। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये सिर्फ एक रॉड का काम हुआ। किसका काम हुआ? अब अगर आप ये साइड वाली रॉड को देखोगे, ये वाली रॉड देख रहे हो, तो ये एक्सिस है और ये साइड वाली रॉड है, ये ऐसे रोटेट होगी। अरे ऐसे रोटेट होगी ना भाई, जब ये ट्राइंगल जाएगा तो ऐसे रोटेट होगी। तो मासेस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और कितनी डिस्टेंस तक मास जा रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से? मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस तक जा रहे हैं? तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिर से कितनी डिस्टेंस तक जा रहे हैं, L√3/। तो आप इसको ऐसी रॉड कंसीडर मत करो, m मास की ये वाली रॉड कंसीडर कर लो। आया समझ में? क्योंकि इसमें तो L डिस्टेंस है, लेकिन मासेस L डिस्टेंस तक नहीं जा रहे। मासेस तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस तक जा रहे हैं? मासेस तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस तक जा रहे हैं? तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे वो लिखोगे मास कितना होता है एंड के अबाउट रॉड का, mL²/3। mL², तो मास कितना है m, 3 की जगह 3, लेकिन L² L का ना करके किसका करूंगा, ये कितना आ जाएगा mL²/4। कितना आएगा? और इस वाली रॉड का भी कितना आएगा, mL²/4। तो इसका mL²/4, इसका भी, और इसका 3/4 mL²। तो कितना जाएगा 5/4 mL²। टोटल कितना आ जाएगा? समझ में आया क्या कह रहा हूं? तीनों रॉड को अलग अलग मैंने इमेजिन किया अबाउट, देखो रोटेशनल मोशन यही है, रोटेशनल मोशन इज अबाउट इमेजिनेशन। तो आपको जो सिचुएशन दी है उस सिचुएशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन, कि कैसे मासेस रोटेट हो रहे होंगे, कौन सा मास किस रेडियस में जा रहा होगा। मैंने यहां, मुझे पता है कि ये दोनों आइडेंटिकल है तो किसी एक का कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये दूसरी अलग है। तो जो दूसरी वाली देखी ये तो पूरी की पूरी, ये जो दूसरी वाली है ऐसे रोटेट हो रही है, अरे ऐसे रोटेट हो रही ना, तो आप कहोगे पूरा का पूरा m मास r रेडियस में क्या कर रहा है, मूव। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली कितना आना चाहिए, mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली कितना आना चाहिए, तो m। लेकिन ये मास कितनी रेडियस में मूव कर रहा है, ये वाली रेडियस में मूव कर रहा है ना, जिसकी वैल्यू अपन ने निकाली कितनी आई, L√3/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख दिया मैंने डायरेक्टली, mr²। कैलकुलेट किया कितना आया, 3/4 mL²। और अगर ये रॉड ऐसे रोटेट होती तो कितना लिखता मैं, अगर ये रॉड ऐसे रोटेट होती तो mL²/3। कितना लिखता मैं, mL², है तो रॉड, डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है, लीनियर, लेकिन मास L डिस्टेंस तक ना जाके कहां तक जा रहे हैं, L डिस्टेंस तक ना जाके कहां तक जा रहे हैं, और ये ऐसे रोटेट कर रही है। अरे आया समझ? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखूंगा, m/3, लेकिन L की जगह क्या रखूंगा, L√3/2। क्योंकि मासेस, अगर रॉड एसी होती तो कितनी डिस्टेंस तक जाते मास, L, लेकिन अगर रॉड एसी है तो कितनी डिस्टेंस तक जाएंगे मास, L√3/2 डिस्टेंस तक। अरे ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये एक्सिस है आपकी और ये रॉड है, कितनी डिस्टेंस पे यहां से सारे मासेस, L√3/2, और हमेशा इतने डिस्टेंस पे गए, तो आप इसको एक पॉइंट मास मान सकते हो क्योंकि पूरा मास सेम रेडियस में जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख दोगे, mr²। मास कितना है इसका, m, और वो पूरा का पूरा मास किस रेडियस में मूव कर रहा है, L√3/2 में। ठीक है, तो क्या सीखा आपने यहाँ पे, अगर रॉड एक एक्सिस दे दें ऐसी जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है तो अपन कितना लिखते थे, mL²/3। लेकिन अगर एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर नहीं है, एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, रॉड की लेंथ लेंगे परपेंडिकुलर टू एक्सिस, रॉड की लेंथ लेंगे परपेंडिकुलर टू एक्सिस, और फिर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा mL²। चलो इधर देखो, एक ऐसा ही क्वेश्चन मान लो, ये एक रॉड है, ये क्या है, एक रॉड जिसकी लेंथ कितनी देके रखी है, L। लेंथ कितनी देके रखी है, मास कितना देके रखा है, m। और मैंने एक एक्सिस बनाई जो कि कहां से पास होती है, इसके सेंटर से। अरे एक एक्सिस बना दिया अपन ने, कहां से पास होती हुई, कहां से पास होती हुई, जो कि यहां पे कितना एंगल बना रही है, थीटा, और इसको रोटेट कर रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट। व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ। तो आप कहोगे सर अगर ये वाली एक्सिस होती
तो लेंथ कितनी यूज करता मैं, एल। अरे करता कि नहीं करता, करता ना, यस और नो। लेकिन एक्सिस ये वाली, तो मुझे रॉड की लेंथ लेनी पड़ेगी कैसी, रॉड की लेंथ लेनी पड़ेगी कैसी, एक्सिस के परपेंडिकुलर। रॉड की लेंथ लेनी पड़ेगी कैसी, एक्सिस के। तो रॉड तो ये है, लेकिन जो मैं रॉड यूज करूंगा उसकी लेंथ एक्सिस के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अरे जो मैं रॉड यूज करूंगा उसकी लेंथ एक्सिस के कैसी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा, समझा रहा हूं। आपको रॉड ये वाली दी हुई थी, दिस इज एक्चुअल रॉड, दिस इज एक्चुअल, जिसकी लेंथ कितनी है, एल। लेकिन ये रॉड के लिए जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर नहीं है। मुझे तो ये देखना पड़ेगा कि एक्सिस से मासेस मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक जा रहे हैं। मुझे ये देखना है कि एक्सिस से मासेस मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने रॉड का कंपोनेंट लिया, रॉड का कंपोनेंट लिया किधर, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। रॉड का कंपोनेंट लूंगा किधर, एक्सिस के। तो ये एंगल, अगर ये एंगल कितना दिया है आपको, थीटा, और ये कितना दिया है 90, तो ये एंगल कितना आ गया 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना आ गया 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये डिस्टेंस कितनी अगर इसकी, एल, और ये लेंथ कितनी इसकी, एल, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ कितनी आएगी, एल का कॉस थीटा आएगा, कितनी आएगी, एल कॉस 90 माइनस थीटा। अरे आया समझ, नहीं आया। अगर रॉड ऐसी होती तो हम पूरी की पूरी रॉड की लेंथ यूज कर लेते, क्योंकि ऑलरेडी एक्सिस रॉड की लेंथ से कैसी दी है, परपेंडिकुलर। लेकिन आपको एक्सिस जो है वो रॉड की लेंथ से परपेंडिकुलर नहीं दी, तो हमने रॉड को रिजॉल्व कर लिया कैसा, एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि इस एक्चुअली में एक ऐसी रॉड कंसीडर कर सकता हूं जिसकी लेंथ एल ना हो, कितनी हो, एल कॉस 90 माइनस थीटा। व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, so what length of rod I will use, what length of rod I will use, L. So what will be moment of inertia about this axis, what will be moment of inertia about this axis, what will be moment of inertia about this axis, बताओ जल्दी से, कितना आएगा moment of inertia। आना तो चाहिए था ml square by 12, आना कितना चाहिए था, तो मास तो सेम है, 12 तो सेम है, लेकिन लेंथ L की जगह क्या यूज करूंगा। अरे आया समझ, m by 12 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, अब भी तो किया। इस बार क्या बना दिया उन्होंने, H। रॉड इस तरीके से ली, तीनों आइडेंटिकल है, और क्या बना दिया उन्होंने, एक लेटर H। बन गया लेटर H, नहीं बना, अब बन गया, अब बन गया। ठीक, 3 rods are joined to form a letter H. Length of each rod is L and mass of each rod is how much, M. What is the moment of inertia of the system about one of the sides? किसी एक साइड का अबाउट क्या पूछ लिया, मोमेंट ऑफ, तो ये एक साइड ले ली मैंने, यस और नो। तो इस रॉड का इस साइड का अबाउट कितना, इस एक्सिस का अबाउट कितना आएगा, 0। ये वाली रॉड का कितना आएगा, क्योंकि इसके लिए तो ये वाली एक्सिस हो गई ना, तो ये वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख दिया मैंने, 0। ये वाली रॉड एंड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखूंगा, ml स्क्वायर बाई 3। अरे यस और नो। और ये वाली पूरी की पूरी रॉड के मासेस कितनी डिस्टेंस पर हैं एक्सिस से, L डिस्टेंस पे, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख लूंगा। सो व्हाट इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 0 प्लस ml स्क्वायर बाई 3 प्लस कितना आ जाएगा, 4/3 ml स्क्वायर। अरे ठीक है, नहीं चमक रहा है। डायग्राम बनाना है और देखना है कि मासेस किस किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हो गया, ये तो करवा दिया था ना, रेडियस ऑफ जाइरेशन पढ़ा दिया था, अरे पढ़ा तो दिया था। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो गया, करवा दिया था। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। रेडियस ऑफ जाइरेशन में करना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसको किसके बराबर रख देना है, m के स्क्वायर। लेकिन m इज टोटल मास, m इज, ठीक है, अरे ठीक है,
गधों, ये हो गया हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स टेंजेंट। किसके अबाउट पूछा है? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, करवा दिया था ये। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स सर्टेन एक्सिस इज आर। किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना आ रहा है? आर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आप कहोगे सर ये स्फीयर था, ये क्या था? स्फीयर। इसकी ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना आता है? 2/5 mr²। लेकिन अगर मैं यहां कहीं एक्सिस ले लूं जिसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है लेटेस्ट से? d, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? जल्दी से बता दो। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 2/5 mr² तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या करेंगे? md²। अरे यस और नो? और इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी आ जा रही है? r। इसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी आ जा रही है? तो आप क्या करोगे? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है उसको किसके बराबर लिखते हैं? mk² के बराबर। तो कितना आया? 2/5 mr² प्लस md² इज इक्वल टू mk²। m निपट गया। कितना है आपके पास? 2/5 r² प्लस d²। और k की वैल्यू भी कितनी दी है आपको? r। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/5 3/5। सो d² इज इक्वल टू 3/5 टाइम r², या फिर d इज इक्वल टू r√। ठीक है, अरे ठीक है। तो वो वाली एक्सिस की कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए सेंटर से? उस एक्सिस की कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए सेंटर से? r√3/5। क्या हुआ कृषि, बताओ, कंफ्यूज क्यों हो? कितना है मास? तो फिर कितना रहेगा? तो मास कैसे चेंज होगा? सिस्टम में मास कितना है? m। तो कितना रहेगा? एक्सेस शिफ्ट करने से डिस्टेंस चेंज होगी ना बेटा, मास थोड़ी चेंज होगा। बचाए थे हमें। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। आप लोगों ने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पढ़ा। किसे कहते हैं इक्विलिब्रियम? किसे कहते थे इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स कितना हो। अब समझ में आ गया सिर्फ कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे अपन? ट्रांसलेट। क्योंकि फोर्स कौन सा मोशन बताता है? सिर्फ ट्रांसलेशन। अरे फोर्स सिर्फ कौन सा मोशन बताता है? ट्रांसलेशन। आया समझ में? फोर्स सिर्फ कौन सा मोशन बताता है? एग्जाम्पल बताता हूं मैं आप लोगों को। मान लो एक ही रॉड के मैं 3 अलग अलग केसेस ले रहा हूं। एक ही रॉड के कितने केसेस लूंगा? 3। केस 1, केस 2 एंड केस 3। समझने की कोशिश करना, तीनों केस इक्विलिब्रियम के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। केस 1, मैंने रॉड है, इसको यहां से नीचे फोर्स लगाया कितना? F। और यहां से ऊपर फोर्स लगाया कितना मैंने? F। नीचे भी फोर्स कितना लगाया? F। और ऊपर भी फोर्स कितना लगाया? F। ठीक है, तो ये बताओ रॉड के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? अरे नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स जब भी लगाएंगे तो हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? पॉइंट मास से। किससे रिप्लेस कर देंगे? तो पॉइंट मास पे नीचे F लगेगा, ऊपर भी कितना लगेगा? F। सो नेट फोर्स कितना है यहां पे? अरे नेट फोर्स कितना है? 0। ठीक है, लेकिन अगर नेट टॉर्क की बात करूंगा तो वो 0, क्योंकि ये भी कैसा रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी कैसा रोटेट करेगा? तो दोनों के टॉर्क क्या हो जाएंगे? ऐड। दोनों के टॉर्क क्या हो जाएंगे? दोनों के टॉर्क क्या हो जाएंगे? तो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0। नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0। और नेट टॉर्क 0 नहीं है। नेट फोर्स 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0, मतलब बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। क्या कहोगे आप इस केस में? बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम ओनली। अब समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ में आया? किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम की बात करेंगे,
किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उस बॉडी में दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक कौन सा होता है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, आया समझ में? और दूसरा कौन सा होता है? रोटेटरी इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी में कितने तरीके के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं? दो। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कब होगा? जब नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। हम कहेंगे बॉडी किसमें? ओनली इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जब नेट टॉर्क जीरो होगा तो हम क्या कहेंगे? बॉडी इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम। कितने तरीके के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं किसी भी बॉडी के? दो, ट्रांसलेटरी एज वेल एज। तो पहले वाले केस में आप देखोगे तो नेट फोर्स तो आपको कितना मिला? जीरो, लेकिन नेट टॉर्क जीरो, तो आप कहोगे बॉडी इज इन विच इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेटरी, बट नॉट इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम। यहां पर नहीं है। सिर्फ कौन सा इक्विलिब्रियम है भाई? सिर्फ कौन सा इक्विलिब्रियम है यहां पर? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। दूसरा केस देखते हैं। इस बॉडी के ऊपर मैंने फिर से दो फोर्स लगाए। कितने फोर्स लगाए? एक फोर्स लगाया सेंटर से एल डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? कितना फोर्स लगाया? एफ। किधर लगाया? नीचे। किधर लगाया? नीचे लगाया। ठीक है, अरे ठीक है। कितना लगाया मैंने फोर्स? एफ। और दूसरा फोर्स लगाया ऊपर। कितना लगाया? 2F। जो F फोर्स था ये कितने डिस्टेंस पे था? L। और जो 2F फोर्स है ये कितने डिस्टेंस पर है? तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है क्या? बताओ जल्दी से। नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो, यस और नो? नेट फोर्स जीरो? नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे कितना लग रहा है? F। ऊपर कितना लग रहा है? 2F। तो आप कहोगे इन दिस सिचुएशन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू। और नेट टॉर्क की अगर आप बात करोगे तो इसका कितना टॉर्क आएगा? F इंटू एल। और इसका कितना टॉर्क आएगा? 2F इंटू एल बाई टू। कितना हो जाएगा वापिस? FL। तो दोनों का टॉर्क कितना आया? FL। दोनों का टॉर्क कितना आया? लेकिन एक बॉडी इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरी कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रही है? तो आप कैलकुलेट करोगे तो नेट टॉर्क आपको कितना मिल जाएगा? तो नेट फोर्स जीरो नहीं है लेकिन नेट टॉर्क जीरो है। मतलब कि कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं है? ट्रांसलेटरी वाला। और कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेटरी वाला है लेकिन ट्रांसलेटरी वाला? रोटेटरी वाला है लेकिन ट्रांसलेटरी वाला। तो आप कहोगे बॉडी इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम ओनली। सिर्फ कौन से इक्विलिब्रियम में है? सिर्फ कौन से इक्विलिब्रियम में है? सिर्फ कौन सा इक्विलिब्रियम दिखेगा आपको यहां पे? रोटेटरी। क्यों सिर्फ रोटेटरी? क्यों सिर्फ रोटेटरी? क्योंकि यहां पे सिर्फ कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेटरी। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं बन रही क्योंकि नेट फोर्स जीरो, इसलिए ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं बन रही। तीसरा केस देखो। मैंने बॉडी के ऊपर यहां से नीचे फोर्स लगाया। कितना लगाया? F। यहां से भी नीचे फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? F। और इसके एग्जैक्टली सेंटर पे ऊपर फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगा दिया? 2F। बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है जल्दी से देख के? व्हाट इज नेट फोर्स? दिख गया आप लोगों को? पक्का भाई? नेट फोर्स नीचे कितना लगा? 2F। ऊपर भी कितना लगा? 2F। तो नेट फोर्स कितना हो गया? और अगर नेट टॉर्क अबाउट सेंटर कर लूंगा तो इसका टॉर्क कितना आएगा? जीरो। इसका टॉर्क कितना आएगा? तुम दोनों खड़े हो जाओ ना, सेकंड लास्ट बेंच। हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं चला रहा मोबाइल? वो ये क्या है दोनों? क्यों रखा है टेबल पे? टेबल पे क्यों रखा है? क्यों रखा है? सेंटर हेड सर से ले लेना फोन अपने। चलाना है? दो।
यहां पे आप देखोगे तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0। नेट टॉर्क की बात करेंगे तो इसका टॉर्क कितना आएगा, 0। ये यहां से कितने डिस्टेंस पर है, L, तो इसका टॉर्क कितना आएगा, FL। ये भी फोर्स यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, L, इसका टॉर्क L, तो इसका टॉर्क भी कितना आएगा, FL। लेकिन ये कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे रोटेट करेगा, तो नेट टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इस केस में नेट फोर्स भी 0 और नेट, ये मैंने कुछ एक सिचुएशन आपको बताया, ऐसा नहीं कि सर ऐसा होगा तभी कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कहना क्या चाह रहा हूं, आप किसी भी सिस्टम में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए क्या 0 होना चाहिए, नेट फोर्स, और रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए क्या 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क। और जब दोनों कंडीशन आपको मिल गई, नेट फोर्स भी 0 आ गया और नेट, तो उस केस में आप कहोगे बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। बॉडी किसके अंदर है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। मतलब कि यहां पे बॉडी पे आपको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी मिलेगा और रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी मिलेगा। एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं इक्विलिब्रियम के, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया इन्होंने, द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम इन द फिगर इज अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन पैरेलल टू द गिवन फोर्स थ्रू आर। द वैल्यू ऑफ पी आर इक्वल टू, वैल्यू ऑफ पी आर इक्वल टू क्या दिया आपको, रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम in the figure is a force of 8 Newton, is the force of 8 Newton parallel to the given forces through R। मतलब कि आप ये दो फोर्स लगाओ, आप ये दो फोर्स लगाओ, या फिर आप एक सिंगल फोर्स लगाओ, कहां पे, R पे, कहां पे, टॉर्क कैसा आएगा, सेम, और नेट फोर्स भी कैसा आएगा, सेम। तो भाई नेट फोर्स अगर सेम करना है, नेट फोर्स अगर कैसा करना है, तो इन दो की जगह एक सिंगल फोर्स लगाना है, इन दो की जगह कितना फोर्स लगाना है, सिंगल। तो आपने आर के ऊपर एक सिंगल फोर्स लगा दिया, कितना लगाना पड़ेगा भाई, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा था, 8, किधर लग रहा था, तो अगर इसको एक सिंगल बॉडी से रिप्लेस कर, इसको एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, तो सिंगल फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8, किधर किधर, डन। और साथ ही साथ सेंटर के अबाउट या किसी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क भी कितना आना चाहिए, सेम। अपन किसके अबाउट कैलकुलेट कर लेते हैं, सेंटर के अबाउट। किसके अबाउट कैलकुलेट कर लेते हैं, सेंटर के अबाउट। तो अगर सेंटर के अबाउट में कैलकुलेट करूंगा, किसके अबाउट कैलकुलेट करूंगा, सेंटर के अबाउट। लेकिन उन्होंने डिस्टेंसेस पी आर और आर क्यू के टर्म में दिए, डिस्टेंसेस किसके टर्म में दिए, पी आर और, तो आप कहोगे सर नेट टॉर्क भी कैसा आने वाला है, सेम, नेट टॉर्क भी कैसा आने वाला है। तो मैं क्यू के अबाउट कैलकुलेट करता हूं, पी के अबाउट कैलकुलेट करता हूं, किसके अबाउट कैलकुलेट करता हूं, तो पी के अबाउट कैलकुलेट करूंगा तो ये वाले सिस्टम में 5 न्यूटन का टॉर्क कितना आएगा, 0। 5 न्यूटन का टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क किसका आएगा, सिर्फ 3 न्यूटन का, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज। सो व्हाट इज टॉर्क अबाउट पी, व्हाट इज टॉर्क अबाउट पी, तो 5 न्यूटन का तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, कितना, 3 न्यूटन का, जो कि कितने डिस्टेंस पे, यहां से कितने डिस्टेंस पे, यहां से। यहां पे अगर मैं पी के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूंगा, किसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूंगा, किसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूंगा, तो पी के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूंगा, ये वाली डिस्टेंस लूंगा, यस और नो, और यही डिस्टेंस लेटेस्ट से कितनी है, डी। सो व्हाट विल बी टॉर्क अबाउट पी इन दिस केस, 8 न्यूटन। कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, और ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क कैसा होना चाहिए, बराबर, ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क कैसा होना चाहिए, तो आप लिख दोगे टॉर्क अबाउट पी इज टॉर्क अबाउट पी, तो 8 टाइम डी इज 3 टाइम एल, यस और नो। इसको आप लिख सकते हो 8 और डी की जगह, डी इज व्हाट, पी से आर, पी से इज 3 टाइम पी आर प्लस 3 टाइम क्यू आर, यस और नो। ये 3 प्यार 8 प्यार में से गायब हो जाएंगे, कितने प्यार बचेंगे, 5 प्यार। तो फिर प्यार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 क्यू आर अपॉन 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ में आया। ये बॉडी पे कितने फोर्स लगा के बताए थे उसने, 2। उसने कहा दोनों फोर्स को किससे रिप्लेस कर दो, एक फोर्स। तो अपन इस तरीके से रिप्लेस करेंगे कि ना ही ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज आए और ना ही
रोटेटरी मोशन में चेंज आया, मतलब कि इस केस का नेट फोर्स और इस केस का नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, सेम। इस केस का नेट टॉर्क और इस केस का नेट टॉर्क कैसा होना चाहिए, सेम। समझा कुछ? अरे यस और नो? कौन सा? अरे आप किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते थे, मैंने किसके अबाउट निकाला, पी के अबाउट। आप चाहो तो क्यू के अबाउट निकाल लेते, आप चाहो तो सेंटर के अबाउट निकाल लेते, आप चाहो तो खुद किसके अबाउट निकाल लेते, आर के अबाउट, कोई दिक्कत। लेकिन इस केस में जो आर के अबाउट टॉर्क आएगा और इस केस में जो आर के अबाउट टॉर्क आएगा वो कैसा आना चाहिए, सेम। इस केस में पी के अबाउट टॉर्क और इस केस में पी के अबाउट टॉर्क कैसा आना चाहिए। तो मैंने किसके अबाउट कैलकुलेट किया था, पी के अबाउट। तो ये वाला फोर्स तो पी से ही पास हो गया, इसका टॉर्क कितना आया, और ये वाला फोर्स पी से कितनी डिस्टेंस पर है, एल। फोर्स कितना है 3, तो कितना टॉर्क लगा 3L। यहां पे फोर्स कितना है 8, जो कि पी से कितनी डिस्टेंस पे है, डी, तो टॉर्क कितना आया, एंड 8D मस्ट बी इक्वल टू 3L। बढ़ जाए आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 20 kg, रॉड कितने की है, 20 किलो। तो रॉड का वेट कहां पे लगेगा, बीच में। रॉड का वेट कहां पे लगेगा, रॉड का वेट कहां पे लगेगा, तो आप कहोगे बीचों बीच यहां पर एक नीचे फोर्स लग रहा है कितना, 20G लग रहा है, और यहां पे एक मास लटका दिया है, तो इसका वेट कितना लग रहा होगा, 40G। कोई डाउट है? आज समझ में आया? रॉड का वेट 20 kg है, तो उसका वेट किधर लग रहा होगा, नीचे, कितना 20G। और यहां पे एक मास लटका दिया और वो भी स्टेशनरी है, तो उसका वेट किधर लग रहा होगा, नीचे, कितना लग रहा होगा, 40G। यस और नो? और रॉड के दो एंड पे क्या लगा दिए हैं, 2 रस्सियां। रॉड के दो एंड पे क्या लगा दिए, 2। तो ये वाली रस्सी ऊपर फोर्स लगा रही होगी कितने से, TA से, और ये वाली रस्सी ऊपर फोर्स लगा रही होगी कितने से, और ये रॉड कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। A rod of 20 kg is hanging in horizontal position with the help of 2 threads. It also supports a 40 kg mass as shown in figure. Find the tension developed in the each thread. इन दोनों थ्रेड का क्या पूछ लिया आपको, टेंशन। तो ये रॉड ऐसी की ऐसी रहेगी, तो इसका एसिलरेशन कितना है, 0, और एंगुलर एसिलरेशन भी कितना है, 0। क्या ये ट्रांसलेट करेगी, सोचो एक बार, क्या ये ट्रांसलेट करेगी, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए। क्या ये रोटेट करेगी, तो नेट टॉर्क भी कितना होना चाहिए, नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी, नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी। पहले नेट फोर्स 0 करते हैं, पहले क्या 0 करते हैं, मतलब कि ये बॉडी किस तरीके की इक्विलिब्रियम में, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। किस तरीके की इक्विलिब्रियम में, अगर ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो आप कहोगे कि सर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, और नेट फोर्स की वैल्यू 0 करता हूं तो ऊपर का फोर्स कितना है, TA प्लस 2 ही लगे ऊपर, अरे 2 ही लगे ऊपर, इज इक्वल टू किधर का फोर्स, नीचे का। तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 60G। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, ठीक है। और नेट टॉर्क भी तो 0 है, नेट टॉर्क भी कितना देके रखा है आपको। अब जो नेट टॉर्क 0 है वो किस पॉइंट के अबाउट 0 है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आया तो बाकी सारे पॉइंट्स के अबाउट भी कैसा आना चाहिए उस बॉडी में। तो आप किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना कर दो, 0। बताओ कौन से पॉइंट के अबाउट करना चाहते हो, ऐसे केसेस में क्या करोगे बताओ। देखो सुनना, आपको TA और TB निकालना है, तो दोनों क्या है, अननोन। आप होशियारी करो, आप क्या करो, किसी एक पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क निकाल लो। हमेशा टॉर्क का कैलकुलेशन उस पॉइंट से करो जहां से मैक्सिमम अननोन पास हो रहे हो। जहां से क्या पास हो रहे हो, ये होशियारी का तरीका बता रहा हूं। क्यों, मान लो 5 फोर्सेस है अलग अलग और 4 एक ही जगह से पास हो रहे हैं, 4 एक ही जगह से, तो उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो। तो उन चारों का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, सिर्फ कितना अननोन रहेगा इक्वेशन में। ये समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब भी इक्वेशन में अननोन दिए हो तो आप हमेशा ऐसा पॉइंट पता करो जहां से मैक्सिमम अननोन क्या कर रहे हो, पास। जहां से मैक्सिमम अननोन क्या कर रहे हो, अब यहां से एक अननोन पास हो रहा है, यहां से एक अननोन पास हो रहा है, दोनों की में से किसी के भी अबाउट निकाल सकते हैं। मैं किसके अबाउट निकालूंगा, A के, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी देके रखी है, L/4, और ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैं किसके अबाउट टॉर्क 0 कर रहा हूं, किसके अबाउट टॉर्क 0 कर रहा हूं, तो TA का तो टॉर्क ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 0। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो TA का टॉर्क 0। अगर ये 40 kg की बात करें तो ये ऐसा घुमाएगा, कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 40 kg कैसा घुमाएगा, तो इसका टॉर्क कैसा लूंगा, नेगेटिव। इसका टॉर्क कैसा लूंगा, 20 kg भी कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क भी कैसा लूंगा, जबकि ये TB कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अरे घुमाएगा ना, तो इसका टॉर्क कैसा लूंगा,
समझ में आ रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अरे समझ में आ रहा है? यस और नो? ये कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज। ये भी कैसा घुमाएगा? ये कैसा घुमाएगा? तो ये दोनों टॉर्क नेगेटिव और ये वाला टॉर्क, तो ये वाला टॉर्क नेगेटिव लूंगा, पहले लगा दिया माइनस। फोर्स कितना लग रहा है? 40 जी। कितनी डिस्टेंस पे? ठीक है। फिर ये वाला टॉर्क भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो पहले क्या लिख दिया मैंने? माइनस। फोर्स कितना लग रहा है? 20 जी। कितनी डिस्टेंस पे? और ये वाला टॉर्क कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कितना है फोर्स? टीबी। कितनी डिस्टेंस पर? ठीक है। एल 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 निपट गए। ये 20 से गया कितनी बार? ये 4 से गया कितनी बार? 10 जी प्लस 10 जी माइनस 20 जी, उधर जाके 20 जी। सो व्हाट इज टीबी? व्हाट इज टीबी? सो व्हाट इज टीए? निकल गए दोनों? अरे आया समझ? नहीं आया? दिस इज व्हाट? रोटेटरी इक्विलिब्रियम। एक और करके बताऊं? एक और करके बताऊं? चलो अच्छा वाला करेंगे क्वेश्चन। ये करोगे कि मैं कर दूं? आप लोग कर लेना, आसान है ये भी, कोशिश तो करना। अच्छा नहीं है, चलो मैं ही बता देता हूं। मुझे लगा एक आध और क्वेश्चन होगा, मैं ले लूं खुद से क्वेश्चन। पक्का? बुरा नहीं मानोगे? चलो, क्लास का समय तो नहीं हो गया? 4 मिनट तो काफी होते हैं पंडित। क्यों भाई पंडित, सब तेज चल रही है? एक रॉड है, क्या देके रखी है? एक ये जो रॉड है, लेडर है, मान लो सीढ़ी है। आपके घर में सीढ़ी यूज करते हैं ना अपन, ये सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है, जिसका वजन है m, जिसका मास है m, जिसका मास है, इसका मास कितना है? m, m1। इसका मास कितना है? तो m1 कहां पे लगेगा? इसके एग्जैक्टली बीच में, इसके एग्जैक्टली। तो यहां से m1 लग रहा है नीचे। कितना लग रहा होगा नीचे? m1 जी। और एक बंदा खड़ा है इस सीढ़ी के ऊपर। इस सीढ़ी के ऊपर कौन खड़ा है? बंदा खड़ा है। कौन खड़ा है? यहां पे, जिसका मास कितना है? m2। तो इसका वजन भी नीचे लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? ठीक है, ठीक है। ये कितनी डिस्टेंस पे लग रहा होगा वेट? l/2। बंदा कितने डिस्टेंस पे खड़ा है लेटेस्ट से? l/3। उसने कहा दीवार स्मूथ है। दीवार कैसी है? स्मूथ है। वॉल इज स्मूथ, वॉल इज, ये स्मूथ है, लेकिन फ्लोर स्मूथ नहीं हो सकता। फ्लोर स्मूथ, फ्लोर डेफिनेटली कैसा है आपका? रफ। फ्लोर इज व्हाट? रफ। फ्लोर इज, फाइंड नॉर्मल बाई ग्राउंड, नॉर्मल बाई वॉल एंड फ्रिक्शन बाई ग्राउंड। समझ में आ क्या क्या पूछ लिया? समझ में आ क्या क्या पूछ लिया? नॉर्मल बाई वॉल, नॉर्मल बाई फ्रिक्शन बाई। तो आपको पता है कि नॉर्मल ग्राउंड का किधर लगेगा भाई? ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर, कितना? एन जी। यस और नो? वॉल का नॉर्मल इधर, कितना? एन डब्ल्यू। और ये रॉड, यहां तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये वाला एंड किधर जाने की कोशिश करेगा? इधर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बाहर नहीं जाने देगा। सो दिस इज व्हाट? फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड। डायरेक्टली फ्रिक्शन लिख लिया। इन तीनों सफेद की वैल्यू पूछी आपको। कितने अननोन है? कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। पहली चीज, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल का कितना होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल का नेट फोर्स क्या हो? सावित्री मैडम नहीं नाचती क्या ऐसे? अरे यार ऐसे मजाक करता हूं, तू बुरा क्यों मानता है? हाँ? मान भी जाएगा तो क्या कर लेगा भाई? पहली चीज, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में कितना होना चाहिए? 0। और नेट फोर्स वर्टिकल में भी कितना होना चाहिए? क्योंकि रॉड ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है। और तो अगर हॉरिजॉन्टल का नेट फोर्स 0 करोगे तो राइट का फोर्स NW इज इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स फ्रिक्शन। और कोई फोर्स है क्या लेफ्ट राइट में?
और नेट वर्टिकल फोर्स भी कितना होना चाहिए, 0। तो नीचे क्या लगा आपका, m1g, और क्या लगा, इज इक्वल टू, ठीक है, अरे ठीक है, यस और नो, कोई डाउट है यहां तक? कितनी इक्वेशन हो गई, एक और चाहिए क्योंकि अननोन कितने हैं। तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या कर दो, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या कर दो, कौन से पॉइंट के अबाउट करना है, मैंने बोला था जहां से मैक्सिमम अननोन पास हो, कहां से पास हो रहा है मैक्सिमम अननोन, ग्राउंड से। तो इसके अबाउट नेट टॉर्क, इसके अबाउट नेट टॉर्क, मान लो ये कितना एंगल बना रही है, थीटा, कितना एंगल बना रही है, थीटा दिया होगा आपको, यस और नो। तो किसके अबाउट टॉर्क जीरो करोगे, एक्स के अबाउट, तो आप कहोगे नेट टॉर्क अबाउट एक्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, तो ये वाला फोर्स m1g कितनी डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस होगी ना, तो l/2 का साइन थीटा, l/2 का, l/2 का, तो अपन और कैसे रोटेट करेगा ये वाला फोर्स, ऐसे रोटेट करेगा, अरे करेगा, ये वाला फोर्स कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, करेगा, जबकि ये वाला फोर्स कैसे रोटेट करेगा, ऐसे। तो क्लॉकवाइज कौन रोटेट कर रहा है, nw, इसका टॉर्क कैसा लूंगा, नेगेटिव, और इन दोनों का टॉर्क, तो m1g का टॉर्क पॉजिटिव लूंगा, तो फोर्स कितना है m1g, और डिस्टेंस कितनी है l/2 का cos, अबे साइन थीटा कैसे, ये है ना डिस्टेंस, तो l/2 का, अच्छा चलो ये डिस्टेंस कितनी है 2l/3, कितनी है, अगर ये l/3 है तो ये कितनी आएगी, तो m2g का टॉर्क प्लस m2g, डिस्टेंस कितनी है 2l/3, उसका भी क्या लूंगा मैं, प्लस, प्लस नहीं, तीसरा फोर्स के साथ टॉर्क देगा, कौन सा फोर्स, nw, कौन सा फोर्स, nw, और nw ऐसा पास हो रहा है ना, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे, अरे यही लेंगे ना, तो अगर ये l है और ये थीटा है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, l sin थीटा, सो nw इंटू l, कितने अननोन, मान लो थीटा भी नहीं दिया होता, थीटा भी नहीं दिया होता तो कितने अननोन होते हैं, 4, तो फिर इस पॉइंट के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 कर देना। मान लो यहां पे भी फ्रिक्शन दिया होता तो कितने अननोन होते हैं, तो फिर ये वाले पॉइंट के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 कर देना। इक्वेशन तो चाहे जितनी बना सकते हो। एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद, ठीक है, छाप लो। कल क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगर कल की क्लास मिस कर दी तो आपको मैसेज कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। कोर ऑफ द चैप्टर रोटेशनल मोशन का जो बेसिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे कल, और आने वाले जितने भी चैप्टर है अपन फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं उनमें उन कंसेप्ट्स का यूज होगा। क्या पढ़ेंगे अपन, एक तो पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन, और एक पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों ही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज क्लास मिस मत करना, चाहे जो हो जाए। बिल्कुल मत सोचना कि ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, तो आपको ऑफलाइन में भी चीजें समझ में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ऑनलाइन में तो कितना समझ में आएगा आप जानते ही हो।